हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इतिहास बोध पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बात किया था दास प्रथा के बारे में, मकतब, मदरसा, शरीयत, चौथ और सरदेशमुखी के। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले सर्राफ के बारे में, सराय, पोलीगर, जहागीर और मनसब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज की जो हमारी पहली टर्म है वो है सर्राफ। सर्राफ क्या था? मध्यकालीन भारत में व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने और पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो हुंडी व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में जो विशेषज्ञ लगे हुए थे, जिनको सर्राफ कहा जाता था, यानी व्यापारी जो है कहा जाता था। तो ये एक प्रकार के व्यापारी थे जो सिक्कों का मूल्यांकन करते थे और उसके साथ साथ ही वो लेन देन का भी विशेषज्ञ होता था, जिसको सर्राफ बोला जाता था। ये एक निजी बैंक की तरह काम करते थे, जैसे आजकल निजी बैंक होते हैं जो पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को। नेक्स्ट, दूसरी जो हमारी टर्म है वो है सर्राएं। सर्राएं क्या होता था? ये मुख्य तौर पर जो मुसाफिर होते थे, राहगीर होते थे, उनके विश्राम का एक स्थल होता था। जैसे आजकल धर्मशाला होती है जहाँ पर आप निवास कर सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अनेक सरायों का निर्माण किया था, और उसने क्या किया कि सड़क के किनारे अधिक संख्या में वृक्ष लगाए, ताकि जो यात्री है, जो राहगीर है, उनको छाया मिल सके और वो वहाँ पर विश्राम भी कर सकते थे। शेरशाह सूरी ने लगभग 1700 के आसपास सरायों का निर्माण किया था, जिसमें हिंदू और मुसलमान को अलग अलग ठहरने की व्यवस्था थी। सराय को हम गेस्ट हाउस, जो आजकल गेस्ट हाउस होते हैं, गेस्ट हाउस की जो व्यवस्था आजकल होती है वो एक हिसाब से सराय ही था उस टाइम। ठीक है। प्रत्येक सराय की जो सराय होती थी उसकी देखभाल के लिए शिकदार नामक अधिकारी का गठन किया गया था। दूसरी जो टर्म है वो है पोलीगर। पोलीगर क्या था? विजयनगर साम्राज्य में जिन सेनापतियों को सेवा के बदले में अमरम जहागीर यानी कि भूमि दी जाती थी, उसको अमरनायक बोला जाता था। अमरनायक के साथ साथ उसको पोलीगर भी कहा जाता था। अर्थात ये क्या होता था? सैनिक शासक अथवा नायक ही पोलीगर होते थे। जो सैनिक शासक है, जो सेनापति है, उनको ही नायक और पोलीगर की संज्ञा दी गई थी। ये पोलीगर एक निश्चित संख्या में सैनिक और केंद्रीय सेवार्थ रखते थे, मतलब केंद्र की सेवा करते थे ये, और कालांतर में इनकी शक्ति जो है बढ़ती गई, और पोलीगर की वजह से ही एक विजयनगर जो साम्राज्य है पतन की ओर अग्रसर हुआ। एक पतन का कारण जो है बना बाद में। नेक्स्ट है जहागीर। जहागीर क्या था? जहागीर एक भूमि की इकाई होती थी, ठीक है, जिसे जहागीर प्रदान की जाती थी। जिसको ये मिलती थी उसको जहागीरदार बोला जाता था। ये मनसबदारों को उनके वेतन के बदले में प्रदान की जाती थी, और वेतन के रूप में जो प्रदत्त जहागीर को है ही वतन जहागीर भी कहा जाता है। सल्तनत काल में जैसे एकता व्यवस्था थी, उसी तरह से मनसबदार में क्या है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ और केंद्र को सैनिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ इस व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट है दस्तूर। दस्तूर मुगल काल में कृषकों से किया गया एक अनुबंध था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था ये? कॉन्ट्रैक्ट, जिसके द्वारा शासक और कृषक बीच में आपसी तालमेल को स्थापित किया जाता था, और इससे विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी उपकरणों की क्षेत्रीय मूल सूचियाँ और कृषि पैदावार लगान संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी इसमें दी गई होती थी। अगली जो टर्म है वो है मनसब। आप सभी जानते हैं कि मनसब जो प्रणाली है, मनसब का मतलब होता है पद या ओहदा, किसी चीज़ का पद या ओहदा। मनसब प्रणाली का उद्भव मध्यकाल में ही होता है, और इसका उद्भव मध्य एशिया से माना जाता है। मुगल काल में ये प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। मनसब का अर्थ होता है, मैंने बोला, पद और स्थान, यानी कि उसका रैंक। मनसब का मतलब होता है रैंक, जो व्यक्ति का पद और ओहदा सूचित करता है कि आपकी रैंकिंग कितनी है। ठीक है। मनसब प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मनसबदार बोला जाता है। जिसको ये मनसब मिलता है उसको बोला जाता है मनसबदार। मुगल काल में
अमीर वर्ग है या सरदार है, सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती थी मनसब। ये एक डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था और आईन अकबरी में 66 मनसबों की श्रेणी का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कई बार कि आईन अकबरी में कितने प्रकार के मनसब का उल्लेख किया गया है। लेकिन अबू फजल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 33 प्रकार के मनसबों का विवरण दिया है, ठीक है। और इसमें क्या होता था, उनका वेतन भी निश्चित होता था और भर्ती भी निश्चित होती थी कि कितनी एक मनसबदार के तहत कितने सैनिक होंगे। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।